मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इतिहास की तीसरी क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज आपको अभिलेख पढ़ाएंगे। अभिलेख से शुरू करेंगे। इससे पहले हमारी इतिहास की 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिन्हें आप गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बन गई है। और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी इतिहास की क्लासों का लिंक दे देंगे, जहां से आप लोग जाकर क्लास को देख लीजिएगा। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आप क्लास को धमाकेदार तरीके से लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। जी हाँ दोस्तों, हम आपको जितना बोर्ड पर लिखेंगे, अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, इसे ज़ोरदार तरीके से शेयर करते हुए चलते हैं। हम आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हम आज आपको अभिलेख पढ़ाएंगे। तो आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे हमारी जो विभिन्न एग्ज़ाम है उसके लिए आपको इतिहास की आज के बाद दोबारा कोई क्लास देखनी ना पड़े। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अभिलेख से। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा अभिलेख। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख, मान लीजिए कि जो हमने किसी चीज़ पर पहले खुदवा दिया था, यानी लिखवा दिया था, वही अभी आज हमारे लिए अभिलेख का काम कर रहे हैं। जैसे कि अशोक का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। अशोक ने अभिलेख लिखवाए, जो कि जैसे पत्थरों पर कोई चीज़ उत्कीर्ण करवा दी गई तो वो बहुत दिनों तक चलती रही, उन्हीं को अभिलेख कहा जाता है। तो आप लोग अभिलेख से हमको क्या सीखने को मिलता है, उसे आप लोग लिखिएगा। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख कहाँ कहाँ मिले हैं और अभिलेख कहाँ कहाँ खुदवाए गए हैं, तो उसके लिए आप लोग लिखिएगा। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख कहाँ कहाँ अभिलेख मिले हैं, उसे आप लोग लिखिएगा। पाषाण शिलाओं, पाषाण शिलाओं, स्तंभों ताम्रपत्र, उसके बाद स्तंभों, फिर ताम्रपत्र तथा दीवारों और प्रतिमाओं, दीवारों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। दीवारों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अभिलेख कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, तो अभिलेख आपको देखिए, पाषाण शिलाओं यानी जो पत्थर की शिलाएं हैं उन पर अभिलेख खुदवाए जा सकते हैं। स्तंभों यानी खंभों पर खुदवाए जा सकते हैं। उसके बाद ताम्रपत्र यानी जो तांबे का पत्र होता है, यानी जैसे पैसा वैसा उस तरीके से तांबे का पत्र दीवारों और प्रतिमाओं पर भी उत्कीर्ण कराए जा सकते हैं। कौन? अभिलेख। अब आप लोगों के मन में आया होगा कि जो अभिलेख है, तो आप लोग के दिमाग में आया होगा कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। तो आप लोग लिखिएगा सबसे प्राचीन अभिलेख। साथ साथ नोट्स अगर बनाते चलिएगा आप लोग, तो आपके लिए विभिन्न सारे एग्जाम में, जहाँ तक अगर आपका सपना है UPSC में जाने का, तो उसके लिए भी आपको YouTube पर ऐसी क्लास इतिहास की नहीं मिलेगी, जिसमें आपको इतना कंसाइज वे में और बिल्कुल सिलेबस आपको कवर करवाया जाए। इसमें आपको इतिहास का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो हमारी क्लास से बाहर जाए। तो आप लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। उसके बाद आप लोग आखिरी में क्लास को पूरा देखने के बाद आप लोग फील कीजिएगा कि आज हमने क्लास से क्या सीखा। जी हाँ, आज हमने क्लास से क्या सीखा। हमारा ये मतलब नहीं कि हम आपको 1 घंटा पढ़ाएं और चिल्लाते रहें और आपके समझ में कुछ ना आए। तो ये गुरुकुल इंस्टीट्यूट संस्थान इस चीज़ के लिए नहीं जाना जाता। जो गुरुकुल इंस्टीट्यूट संस्थान अपनी पढ़ाई के लिए जाना जाता है और आपको एग्जाम में क्वालिफाई और रैंक लाने के लिए गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची जाना जाता है। तो आप लोग लिखिएगा कि सबसे प्राचीन अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख
मध्य एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई के बोगजकोई सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त हुआ है, से प्राप्त हुआ है। तो आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त हुआ। इसी बोगजकोई को एशिया माइनर भी कहा जाता है, एशिया माइनर भी कहा जाता है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, इसी बोगजकोई को एशिया माइनर भी कहा जाता है। तो अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन उठा होगा कि अगर सबसे पुरान है तो ये कितना पुरान है, आप लोग इसे जानना अवश्य चाहेंगे। अगर आप लोग से पूछा जाए कितना पुरान है तो मान लीजिए लगभग 1400 BC, लगभग 1400 BC, लगभग 1400 BC पुराना है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन उठा होगा कि ये BC क्या है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो ये BC का कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग इधर देखिएगा। एक होता है BC और एक होता है AD। क्या होता है? BC और AD। BC मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म से पहले। और AD का मतलब हुआ एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो आप लोग अगर ये यहाँ लिखा हुआ है कि 1400 BC, तो आप लोग इसे समझिएगा कि ईसा मसीह के जन्म से 1400 साल पहले ये जो अभिलेख है बोगजकोई का, एशिया माइनर का, ये मिला था। तो आप लोग आशा करते हैं कि BC और AD आज यहाँ पर थोड़ा सा समझे होंगे। इसके बाद हम आपको इसे पूरा एक विस्तृत तरीके से समझाएंगे। उसके बाद आप लोग लिखिएगा जो अभिलेख मिला है तो इस पर, उसके आगे लिखिएगा इस पर वैदिक देवता, इस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत का नाम मिलता है, का नाम मिलता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना अभिलेख बोगजकोई एशिया माइनर का अभिलेख है जो 1400 BC ईसा पूर्व मिला है, तो इनमें से यानी इस पर किस देवता के नाम अंकित हैं? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पर मित्र, वरुण, इंद्र और नासत देवता का नाम अंकित है। तो आप लोग इसे बहुत ही अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। ये बहुत ही बार पेपर में पूछा गया, कौन कौन देवता? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत देवता के नाम अंकित है। और आप लोग को हम एक और अच्छी चीज़ बताते हैं कि जो ये इंद्र, वरुण और मित्र देवता के नाम अंकित हैं, आप लोग इसके आगे नोट डाल के लिखिएगा। नोट, अब लिख लिया नोट, यानी इंद्र, वरुण, मित्र और नासत के आगे आप लोग नोट डाल के लिखिएगा। इनसे, नोट के आगे लिखिएगा, इनसे ऋग्वेद, इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में, ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है, मदद मिलती है। तो आप लोग इसे नोट में लिखिएगा कि जो मित्र, वरुण, इंद्र और नासत हैं, इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। क्योंकि किस लिए, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठा होगा कि किस लिए इनसे ऋग्वेद
ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती, क्योंकि ये सारे देवता आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सारे देवता ऋग्वेद में भी देखने को मिलते हैं। इसके आगे चलिएगा, ये जो क्वेश्चन हमने आपको बताया है ये आपको ज़्यादातर कहीं नहीं बताया जाता, तो आप लोग इसे बहुत ही अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। इसके आगे चलते हैं आप लोग, आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आपको तो हो गया, मान लीजिए विश्व का सबसे पुराना अगर आपसे अभिलेख पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे एशिया माइनर का अभिलेख, जो लगभग 1420 ईस्वी पूर्व मिला था। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से उठता है, जो एशिया माइनर या बोगज कोई है, चलो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। हम आशा करेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगी कि जो बोगज कोई है, क्या बोगज कोई क्वेश्चन है, होमवर्क आप लोग इसे बताइएगा। बोगज कोई किस देश में स्थित है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का ये होमवर्क क्वेश्चन है कि बोगज कोई या एशिया माइनर किस देश में स्थित है, तो आप लोग आशा करेंगे कि आप इसका आंसर बताएंगे। अब उसके आगे चलते हैं। अब आप लोग तो विश्व का सबसे पुराना अभिलेख जान गए कि एशिया माइनर या बोगज कोई का अभिलेख है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि भारत के सबसे पुराना आपको अभिलेख पढ़ना है। अब लिखिएगा, भारत में सबसे पुराने अभिलेख, भारत में सबसे पुराने अभिलेख अशोक के हैं। अशोक के हैं जो लगभग 300 BC, जो लगभग 300 BC के, जो लगभग 300 BC के हैं। तो आप लोग पढ़ेंगे, यानी विश्व में अगर आपसे पूछा जाए सबसे अभिलेख पुराना कौन सा है, तो बोगज कोई या एशिया माइनर का अभिलेख, लेकिन भारत में अशोक के अभिलेख है जो लगभग 300 BC के हैं। उसके आगे लिखिएगा, नोट डाल के, आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, नोट डाल के लिखिएगा। ये आपको ज़्यादातर कोई नहीं बताएगा, हम आपको बता रहे हैं, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से ग्रहण कीजिएगा। D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर नामक विद्वान ने, D.R. भंडारकर नामक विद्वान ने, D.R. भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के माध्यम से केवल अभिलेखों के माध्यम से अशोक के इतिहास का D.R. भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के माध्यम से ही, इधर लिखिएगा, माध्यम से ही अशोक के इतिहास, अशोक के, यहाँ की सेंटेंस नहीं बन पा रहा, अशोक का इतिहास लिखने में अशोक के इतिहास लिखने में सफल प्रयास किया।
तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन से ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अशोक के अभिलेखों के माध्यम से अशोक का इतिहास लिखने में सफल प्रयास किया, तो आपको आंसर बताना है डी.आर. भंडारकर। कौन सा? डी.आर. भंडारकर नामक इतिहासकार यानी विद्वान ने केवल अभिलेखों के माध्यम से ही अशोक के समय के इतिहास लिखने में सफल प्रयास किया। उसके आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में आया कि मान लीजिए है अशोक का अभिलेख, लेकिन ये किस भाषा में है, अशोक किस भाषा में अभिलेख लिखते थे, आपको वो भी जानना है। तो आगे चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसे लिख लिए होंगे। इसके आगे चलते हैं। लिखिएगा अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिले हैं, यानी अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिले हैं, जिनमें से ही अशोक के अभिलेख ऐसे लिखिएगा 4 लिपियों में मिले हैं। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिले हैं, जिसमें से 4 लिपि कौन कौन है आपको जानना है। पहले आप लोग लिखिएगा ब्राह्मी, ब्राह्मी, नेक्स्ट खरोष्ठी, खरोष्ठी, ब्राह्मी, खरोष्ठी। उसके आगे लिखिएगा ग्रीक, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, इसी को यूनानी भी कहा जाता है। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और ग्रीक या यूनानी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक। और उसके बाद आप लोग लिखिएगा अरमाइक, यानी अरमाइक। तो अशोक की अगर आपसे पूछा जाए कि अभिलेख कितनी लिपियों में मिले हैं, तो अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिले हैं। कौन कौन? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक या यूनानी और अरेमाइक, यानी 4 लिपियों में मिले हैं। उसके आगे आप लोग और लिखिएगा। लेकिन आपके एक दिमाग में क्वेश्चन हमारे समझ से उठा होगा कि अशोक ने जो अभिलेख लिखने की परंपरा है, ये कहाँ से सीखी है, किससे सीखी है? तो अशोक, अब आप लोग और नोट्स डाल के लिखिएगा। अशोक ने अभिलेख लिखने की परंपरा दारा प्रथम, कौन? दारा प्रथम, दारा प्रथम से सीखी है। दारा प्रथम से सीखी है। आप लोग इसे भी नोट्स बना के लिखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक ने अभिलेख लिखने की परंपरा किससे सीखी है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा अशोक ने अभिलेख लिखने की परंपरा दारा प्रथम से सीखी है। उसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। इसको हम मिटाते हैं। उसके आगे चलते हैं। उसके आगे आप लोग लिखिएगा अशोक के अभिलेख, यानी ये तो हो गया। उसके आगे लिखिएगा मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम। क्या? मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, नेट्टूर, उदयगोलम। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों से प्राप्त अभिलेखों से मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों से अशोक का नाम, अभिलेखों से अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कौन कौन? मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों से अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है तथा अन्य
अन्य अभिलेखों में तथा अन्य अभिलेखों में उसे यानी किसे अशोक को देव नाम प्रिय पियदसी मतलब क्या हुआ, यानी देवताओं का प्यारा, क्या देवताओं का प्यारा देव नाम प्रिय पियदसी देवताओं का प्यारा कहा गया है। तो आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा कि किन किन अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम का उल्लेख मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन किन अभिलेखों में अशोक के स्पष्ट नाम का उल्लेख मिलता है। तो आप लोग आंसर दीजिएगा। मास्की गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों से अशोक के स्पष्ट नाम का उल्लेख मिलता है। उसके आगे चलते हैं। अब आप लोग के दिमाग में आया होगा कि आप तो ये सब पढ़ा दिए, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने खोजा, सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो आप लोग आगे लिखिएगा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम एक टी पैंथेलर ने 1750 में खोजा था। अशोक की अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने खोजा, तो आपको आंसर देना है कि टी पैंथेलर ने कब खोजा था, 1750 में खोजा था। लेकिन आपको हम उससे ज़्यादा और एक क्वेश्चन बताते हैं जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम टी पैंथेलर ने खोजा, लेकिन किस अभिलेख को सर्वप्रथम खोजा। तो जो आप लोग लिखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि टी पैंथेलर ने किस अभिलेख को खोजा था, अशोक के तो बहुत सारे अभिलेख थे कि वो बहुत सारे को खोज लिए थे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। किस अभिलेख को खोजा, तो जो मास्की अभिलेख है, मास्की अभिलेख जो मास्की कर्नाटक में है, यहाँ से जो अभिलेख मिला था उसी को टी पैंथेलर ने मास्की को खोजा। यानी जो मास्की अभिलेख है इसी को टी पैंथेलर ने खोजा। उसके आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग क्लास को धमाकेदार तरीके से लाइक और शेयर करते रहें और कंटेंट कैसा लग रहा है हमें ये बताते रहें। क्लास अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, क्या सुधार किया जाए। आप लोग जब तक कमेंट बॉक्स में लिखकर नहीं बताएंगे हमें कैसे पता चलेगा। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लग रही है और क्लास में क्या क्या सुधार किया जाए। तो आगे चलते हैं। उसके बाद खोज तो लिया अशोक के अभिलेखों को टी पैंथेलर ने कब, 1750 में, लेकिन खोजने से कोई काम हो तो गया नहीं। खोज लिया, अगर जब तक उसे पढ़ा नहीं जाएगा उसे क्या पता कि ये किसका है, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग लिखिएगा, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी 1837 एडी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित
अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि जो जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेख पढ़ा था वो किस भाषा में लिखा हुआ था, तो आप लोग बताएंगे कि वो ब्राह्मी भाषा में लिखित अभिलेख को यानी किसने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। उसके आगे चलते हैं। तो अब आप लोग ये समझिए कि क्या अभी तक पूरा चीज़ अभिलेखों के माध्यम से ही चल रहा था? अशोक के बाद क्या और शासक ने अभिलेख लिखवाए? तो आप लोग उसके आगे लिखिएगा। अशोक के बाद भी अभिलेख की परंपरा कायम रही। लिखिएगा आप लोग अपनी नोट्स में। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही और अब हमें अनेक प्रशस्तियाँ मिलने लगी जिसमें दरबारी कवि तथा लेखक द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं इससे हमें ये जानकारी मिल रही कि जो प्रशस्तियाँ लिखी गई इसमें वही चीज़ लिखी गई कि जो राजा कहता था उनके दरबारी लेखक और कवि वही चीज़ लिख देते थे। तो आप लोग ये दरबारी लेखक और कवि वही चीज़ लिखते थे जो उनके आश्रयदाता यानी जो राजा कहते थे, वही चीज़ प्रशस्ति में लिखी जाती थी। तो आप लोग अब बहुत सारी प्रशस्तियाँ और अभिलेख हैं, तो आप लोग एक चार्ट हमारे साथ बनाइएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग आशा करते हैं कि समझ गए होंगे कि प्रशस्तियाँ क्या होती हैं, यानी अपने राजा के लिए लिखी गई, अपने राजा के बारे में उनसे संबंधित कोई चीज़ जब एक तरीके से लिपिबद्ध की जाती है तो उसे ही प्रशस्ति कहा जाता है। तो जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रयाग प्रशस्ति, उसमें हरिसेन ने समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में बताया है, किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। तो आप लोग एक चार्ट बनाइएगा हमारे साथ और साथ साथ अपनी नोट्स में लिखते चलिएगा। चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आप लोग अभी अगर क्लास को लाइक ना किया हो और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं आगे, आप लोग हमारे साथ एक तरफ लिखिएगा अभिलेख और फिर बीच में लिखिएगा शासक, अभिलेख शासक, और उसके बाद लिखिएगा विषय यानी उनसे संबंधित विषय, अभिलेख शासक और विषय। तो आप लोग पहला लिखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख,
पहले में आप लोग लिखिएगा हाथी, पहले में लिखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो किससे संबंधित है, तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो राजा खारवेल से संबंधित। किससे? खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल से संबंधित। इसमें खारवेल के शासक विषय आप लोग लिखिएगा, खारवेल के शासन की घटनाओं का, खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसी में अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले भारतवर्ष के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो आप लोग आंसर देंगे कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष, यह नाम लिखिएगा, सबसे पहले भारतवर्ष, क्या? भारतवर्ष, सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो आप लोग आंसर देंगे भारतवर्ष का उल्लेख भारतवर्ष का उल्लेख सबसे पहले हाथी गुम्फा के अभिलेख से मिलता है जो राजा खारवेल से संबंधित है। इस अभिलेख में खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। उसके आगे चलते हैं, आप लोग लिखिएगा जूनागढ़ अभिलेख नंबर 2 पे, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ या इसी को और एक नाम से कहते हैं गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, ये शासक संबंधित है रुद्रदामन से, रुद्रदामन, ये जो संबंधित है वो रुद्रदामन। इसमें रुद्रदामन की विजयों लिखिएगा, इसमें रुद्रदामन, इसमें रुद्रदामन की विजयों, इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण मिलता है। जो जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख है ये संबंधित है रुद्रदामन से। इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व और कृतित्व यानी उसने क्या गलत काम किया और उसका व्यक्तित्व कैसे था और उसकी विजयों के बारे में बताया गया है कि रुद्रदामन ने कौन कौन सी विजय की। उसके बाद आप लोग लिखिएगा नंबर 3 पर नासिक अभिलेख, नंबर 3 पर नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख। इसमें आप लोग शासक में लिखिएगा गौतमी बलश्री, क्या? गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री ये एक रचनाकार थे। इसके रचनाकार हैं। इसमें लिखिएगा सातवाहन कालीन घटनाओं का, सातवाहन कालीन घटनाओं का सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण, सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र
सातकर्णी से संबंधित है, से संबंधित। गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। यानी कौन? जो नासिक अभिलेख है ये गौतमी बल सीरीज के रचनाकार हैं, लेकिन ये सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण देता है। और गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित अभिलेख है कौन सा? नासिक अभिलेख। उसके बाद चौथे नंबर पर आप लोग लिखिएगा प्रयाग स्तंभ लेख। चौथे नंबर पर प्रयाग, चौथे नंबर पर लिखिएगा प्रयाग स्तंभ लेख। जो लेख स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए हैं उन्हें स्तंभ लेख कहते हैं। उसके आगे लिखिएगा ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है ये समुद्रगुप्त से संबंधित, किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसमें लिखिएगा इसके विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण मिलता है। किसके? समुद्रगुप्त के विजय, समुद्रगुप्त लिखिएगा इसके विजय एवं नीतियों का विवरण मिलता है। विवरण मिलता है। उसके आगे लिखिएगा पांचवें नंबर पर ऐहोल अभिलेख। पांचवें नंबर पर ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख लिखिएगा। इसमें लिखिएगा इसके जो राजा थे वो थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन सेकेंड। ऐहोल अभिलेख के जो शासक थे वो थे पुलकेशिन सेकेंड। इसमें लिखिएगा हर्ष और पुलकेशिन के युद्ध का विवरण मिलता है। हर्ष और पुलकेशिन के युद्ध का विवरण मिलता है। आगे चलते हैं। इसके बाद लिखिएगा छठवें नंबर पर भीतरी स्तंभ लेख। क्या? भीतरी स्तंभ लेख। इसके शासक लिखिएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त शासक में लिखिएगा स्कंदगुप्त। आगे और लिखिएगा विवरण में, यानी विषय में इसके लिखिएगा इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। लिखिएगा इसके, किसके? स्कंदगुप्त। इसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। इसमें मिलता है इसके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है। उसके आगे आप लोग लिखिएगा, उसके आगे लिखिएगा मंदसौर अभिलेख। उसके आगे लिखिएगा मंदसौर अभिलेख, यानी 7वां नंबर मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख। शासक लिखिएगा मालवा नरेश यशोधर्मन। मालवा नरेश यशोधर्मन। मालवा नरेश यशोधर्मन। उसके आगे लिखिएगा मालवा नरेश यशोधर्मन। इसमें लिखिएगा विषय सैनिक उपलब्धियों का विवरण है। इसके सैनिक
उपलब्धियों का, इसके सैनिक उपलब्धियों का विवरण मिलता है इसमें। तो दोस्तों आशा करते हैं यहाँ तक लिख लिए होंगे। उसके आगे आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट बताने जा रहे हैं, तो आप लोग नोट डाल कर लिखिएगा, जो आपको विभिन्न किताबों में और विभिन्न टीचरों द्वारा नहीं बताई जाती। ये क्लास आपकी ऐसी है जिसमें आपका सभी एग्ज़ाम कवर होगा, तो आपको वो पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग क्वेश्चन के चक्कर में मत भागिए। आपको जो कॉन्सेप्ट की क्लास दी जा रही है उसे आप लोग लिखिए, ध्यान से देखिएगा। लिखिए, गैर सरकारी लेखों में नोट डाल के लिखिएगा। गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर, हेलियोडोरस का बेस नगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ है, तो यह है विदिशा में। कहाँ? विदिशा। हेलियोडोरस का बेस नगर या विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख हेलियो यानी से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें यानी जिससे सेकेंड शताब्दी बीसी पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के, कौन सा धर्म आपसे पूछा जा रहा है? भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन यानी कौन सा ऐसा लेख है या अभिलेख है जहाँ से भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, तो आप लोग को बताना है कि जो यवन राजदूत है कौन? हेलियोडोरस का बेस नगर यानी विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख। ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। गरुड़ स्तंभ लेख से विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिससे सेकेंड शताब्दी ईसा पूर्व मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। इसके आगे आप लोग लिखिएगा, फिर से नोट लिखिएगा, फिर से नोट डाल के लिखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बहुत ही एसएससी लेवल एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप लोग लिखिएगा, अभिलेखों का
अभिलेखों का अध्ययन अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है तो आपको आंसर देना है कि अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ये जो क्वेश्चन है विभिन्न एसएससी के एग्ज़ाम में और बहुत सारी एक दिवसीय परीक्षा में पूछा जाता है। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएँ, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए जो हमने बोर्ड पर लिखा है तो आप गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम इस क्लास का PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताना ना भूलें कि आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।